जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज फिक्स में। साथियों, आज हम लोग 23 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। इसी क्रम में पहला MCQ आपके सामने है। विच इंडियन स्टेट्स पुलिस हैज़ रिसेंटली टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स एनहांसिंग पब्लिक आउटरीच एंड ट्रांसपेरेंसी बाय लॉन्चिंग व्हाट्सएप चैनल्स। तो किस स्टेट की, किस भारतीय राज्य की पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल शुरू किए हैं ताकि जो पब्लिक आउटरीच है, जनता के सामने जो प्रस्तुत होना है और ट्रांसपेरेंसी करनी है, उसके लिए किन स्टेट पुलिस ने, इंडिया की किस स्टेट पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल्स को लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और लास्ट ऑप्शन है गुजरात। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य की पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक आउटरीच बनी रहे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च किए हैं हर हेडक्वार्टर्स और हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी क्वार्टर में, किसी इंसान को, किसी आम जनता को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके निवारण के लिए ये व्हाट्सएप चैनल्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक छोटी सी हैक है, व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप। ठीक है, डब्लू से है व्हाट्सएप, डब्लू से, तो डब्लू के पास है यू। ठीक है, यू वी डब्लू, वी से कोई स्टेट है नहीं अपने यहाँ, यू से है। ठीक है, तो यू से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ना कि उत्तराखंड। उत्तराखंड से कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये लॉन्च किया है, क्या, व्हाट्सएप चैनल फॉर ऑल हेडक्वार्टर्स एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने आरबीआई स्टडी से रिलेटेड। तो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई स्टडी व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट स्टे बिलो इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2024। ठीक है, तो पहले फिजिकल ईयर 2024 के पहले हाफ में ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंटेज रहेगा जीडीपी का, आपको ये बताना है। ठीक है, आरबीआई ने स्टडी की थी, उसके मुताबिक ये जीडीपी ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट रहेगा, वो कितना परसेंटेज है जीडीपी का, कब, फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2024। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 5%, सेकेंड ऑप्शन है 7%, थर्ड ऑप्शन है 10% और लास्ट ऑप्शन है 15%। ठीक है, तो जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है, कितना परसेंटेज ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट रहेगा फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2024। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 7, ऑप्शन बी 7%। ठीक है, तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर जो कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट होगा सेंटर और स्टेट का, वो कितना रहेगा, वो अराउंड 7% के नीचे ही रहेगा। ठीक है, स्टेइंग बिलो 7% ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो पूरी जीडीपी का लगभग 7% या उससे कम ही जो है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट रहेगा। किसका किसका, सेंटर और स्टेट दोनों का मिला के। ठीक है, ये किसने बताया है, तो ये आरबीआई ने बताया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा 7% रहेगा। और ये कब रहेगा, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 23-24 में रहेगा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 23-24 में ये रहा है, 7% के नीचे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 7% यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, विच ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद 11th एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड 2023 अंडर द इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी कैटेगरी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फिक्की वाटर अवार्ड जो आयोजित किया गया था 2023 में, उसकी कैटेगरी इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी में किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है, आपको ये बताना है। ठीक है, 11th एडिशन हुआ था फिक्की वाटर अवार्ड का, तो उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन को इंडस्ट्रियल वाटर यूज़ एफिशिएंसी में अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑनर किया गया है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एनटीपीसी कपूरथला को, सेकेंड ऑप्शन है एनटीपीसी कांति को, थर्ड ऑप्शन है एनटीपीसी ऊंचाहार या लास्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली म्यूनिसपैलिटी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी की कैटेगरी में किस ऑर्गेनाइजेशन को फिक्की वाटर अवार्ड 2023 ने सम्मानित किया है, आपको ये बताना था। और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी एनटीपीसी कांति। ठीक है, एनटीपीसी कांति कहाँ है, तो एनटीपीसी कांति जो है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार में है एनटीपीसी कांति। ठीक है, याद रखिएगा, क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, 11th एडिशन हुआ है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा 11th एडिशन हुआ है किसका, फिक्की वाटर अवार्ड का। ठीक है, फिक्की वाटर अवार्ड का। ठीक है, फिक्की वाटर अवार्ड का, और किस कैटेगरी में
एनटीपीसी कांति को अवार्ड मिला है? तो इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? तो एनटीपीसी कांति को। ठीक है, कांति कहाँ है? तो कांति बिहार में है। ठीक है, ठीक है साथियों, यहाँ पे 4-5 डायमेंशन हो गए एक ही क्वेश्चन से, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले स्टेटमेंट बेस में ए और बीच में डैश लगा दे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कर दे कि विच एडिशन ऑफ फिक्की वाटर अवार्ड ऑनर्ड एनटीपीसी कांति अंडर इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी। तो आपको याद रखना है 11th एडिशन। ठीक है, 11th एडिशन। ठीक है, कौन सा अवार्ड कौन सी कैटेगरी के अंदर मिला ये भी याद रखना है। तो इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला है किसको? एनटीपीसी कांति को। ठीक है, एनटीपीसी कांति को। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द लेटेस्ट फिगर फॉर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ दिसंबर 15, 2023? तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है दिसंबर 15, 2023 तक, आपको ये बताना है। ठीक है, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है $500 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $550 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $600 बिलियन और लास्ट ऑप्शन है $616 बिलियन। ठीक है, तो इन चारों में सिर्फ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है आपको ये बताना है। दिसंबर 15 का ये डेटा है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है $616 बिलियन। ठीक है, याद रखिएगा 15 दिसंबर 2023 को जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, वो $616 बिलियन का है। ठीक है, याद रखिएगा $616 बिलियन का ये जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किया गया है या काउंट किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों आपको पता होगा अभी हाल ही में यूएई कंसेंसस आई थी। ये क्या है? ये जो एनुअल क्लाइमेट समिट हुआ था यूएई दुबई में, वहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट्स हुए थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जितने भी आउटकम्स आए थे, इंपॉर्टेंट आउटकम्स, उनके बारे में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये एनुअल क्लाइमेट समिट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि COP28 जो हुआ है वो कहाँ हुआ है। इतना तो आपको पता चल गया होगा, हम लोग ने काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा की है। COP28 कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ था। ठीक है, दुबई में यूएई में ये हुआ था। ठीक है, दुबई यूएई में हुआ था। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देख लेते हैं मेजर आउटकम्स क्या क्या हुए थे। तो सबसे पहले है कि लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनल कर दिया गया है। ठीक है, इट वाज मेड ऑपरेशनल इन COP28। ठीक है, और ये बना कब था? ये COP27 में ये फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 कहाँ पे होल्ड की गई थी। ठीक है, कहाँ पे वो ऑर्गेनाइज की गई थी, किस सिटी में, किस कंट्री में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो COP28 ने अप्रूव किया है गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? जितने भी लॉस एंड डैमेज होंगे इन्वायरमेंट को किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से वजह से, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड उनको क्या करेगा? उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड का जो टोटल कॉर्पस था, जो टोटल अमाउंट था, वो $100 बिलियन को बनाया गया। ठीक है, कम से कम $100 बिलियन होने चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड में, पर अभी तक कितना आया है? तो इतना अभी तक आया है $790 बिलियन। ठीक है, $790 बिलियन ये आप आया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये $790 बिलियन आया है अभी तक। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड जो है अप्रूव हो गया है COP28 में। कब बना था? COP27 में ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट आउटकम है कि जो रिडक्शन टारगेट्स हैं वो काफ़ी एम्बिशियस बनाए गए हैं। ठीक है, पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था। ठीक है, पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ है। यहाँ पे ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है कि पूरा स्टॉक लिया गया है कि कितनी जो हम लोग ने बात की थी, जो COP पहले से बात कर रखी हैं, कितना रिडक्शन करना है, कितना रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है, कितना कार्बन एफिशिएंसी को प्रमोट करना है, तो इन सब का स्टॉक हुआ था, इन सब का स्टॉक टेक हुआ था, उसी को ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। ठीक है, और ये कब बोला गया था? तो ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 में ये बोला गया था कि जो है ग्लोबल स्टॉक टेक किया जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है? यहाँ पे हम लोग ने ये बात की थी, अगर आपको पता होगा तो हम लोग ने ये जो टारगेट्स हैं इसको हम लोग ने ट्रिक से याद करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनसे ट्रांजिशन अवे करना है। ठीक है, उनसे दूर जाना है। ठीक है, तो कब तक जाना था? तो हम लोग ने देखा था फॉसिल फ्यूल्स में FUE
LS, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में हम लोग ने देखा था 5 लेटर है FUELS, तो ये 5 से याद रखा था हम लोग ने कि 2050 तक ये कम करना है, ठीक है। 2050 तक ये कम करना है, ठीक है। 2050 तक ये कम करना है, ठीक है। कौन से लेवल से? तो 2022 लेवल से, ठीक है। ये भी याद रखिएगा किस लेवल से, ठीक है, 2022 लेवल से। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता है तो हम लोग ने इसके बारे में 2-3 दिन पहले या शायद पिछले हफ्ते ही किसी वीडियो में बात किया, अब ये हमको नहीं पता है, पर डेली वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो में ये बात की थी, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ने देखा था कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको कितना किया जाएगा, तो एनर्जी एफिशिएंसी को डबल किया जाएगा, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी को डबल किया जाएगा, 2x किया जाएगा, ठीक है। कब तक? 2030 तक, ठीक है, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। तो हम लोग ने ये कैसे याद रखा था, तो हमने आपको बताया था कि एनर्जी और एफिशिएंसी दो अलग अलग वर्ड है, तो याद रखिएगा इनका डबल होना है, ठीक है, डबल होना है, 2x होना है, ठीक है। एक 1x, तो ये 2x हो गया, ठीक है। तो 2x कब तक होना है? 2030 तक, ठीक है। उसी तरीके से रेन्यूएबल एनर्जी कब तक, रेन्यूएबल एनर्जी का क्या टारगेट था, तो रेन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने आपको बताया था कि रेन्यूएबल एनर्जी से याद रखिएगा सन, ठीक है, सन, ठीक है, सन, SUN, ठीक है। तो सन में होते हैं 3 लेटर, ठीक है, SUN 3 लेटर। तो जो रेन्यूएबल एनर्जी को मतलब इंक्रीज करने की बात हुई थी वो 3x हुई थी, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कितनी बात हुई थी? 2x, और रेन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करने की बात हुई थी 3x बाय व्हेन? बाय 2030, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 था और 2030 में भी 3 था, तो हम लोग ने ऐसे याद कर लिया था, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें ये सब याद आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 20 कंट्रीज ऑल्सो प्लेस टू ट्रिपल देयर न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। वही तो रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे देखिए ट्रिपल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो हमने आपको बताया था कि सन हम लोग याद रखेंगे, SUN, सन में 3 लेटर है, तो ट्रिपल जो है ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है, 3x, ठीक है, 3x टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने रिडक्शन टारगेट्स देख लिया, लॉस एंड डैमेज फंड देख लिया, और ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म जो नेक्स्ट आउटकम है वो ये है, ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस आउटकम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये भी जो ग्रीन फाइनेंस, जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज है उसको फाइनेंस करेगा, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, तो इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है अभी उनको $3.5 बिलियन मिला है, ठीक है। इसी में $3.5 बिलियन मिला है, जिसके चलते वो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजीज को आराम से फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। और COP28 की प्रेसिडेंसी में एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव दिखा जिसका नाम था ऑल्टेरा, ठीक है, ऑल्टेरा, ठीक है, जो कि मोबिलाइज करेगा, मतलब फाइनेंस मोबिलाइज करेगा फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड सम ऑफ $250 बिलियन बाय 2030, ठीक है। तो ऑल्टेरा कितना इन्वेस्टमेंट जो है मोबिलाइज करेगा? $250 बिलियन बाय 2030, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या 3 चीज़ें देखी, लॉस एंड डैमेज फंड देखा, वो ऑपरेशनल हुआ है, कहाँ बना था? COP27 में बना था। क्या इसकी अभी इसका क्वांटम कितना है अभी? तो $790 मिलियन है, ठीक है। उसके बाद पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ, ठीक है। तो हम लोग ने इसमें एमिशन रिडक्शन टारगेट्स देख लिए, कैसे कैसे क्या क्या रिड्यूस करना है। और ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म में हम लोग ने देखा कि ऑल्टेरा जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, जो कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, और कितना मोबिलाइज करेगा? तो $250 बिलियन बाय 2030 ये मोबिलाइज करेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं कुछ और आउटकम की ओर। यहाँ पे 3 आउटकम्स और आए थे जो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला था क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लाइमेट की वजह से जो भी हेल्थ इमरजेंसीज हो रही हैं या हेल्थ को लेके जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन जो आया था वो आया था, मतलब UAE में ही आया था, UAE कंसेंसस का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये क्या करता था, तो इट रिकॉग्नाइजेस ग्रोइंग हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग अ रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये किस लिए आया था, ताकि जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। पर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी नहीं है, इस वाले डिक्लेरेशन का इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और उसको कूलिंग के लिए बहुत अभी जो है स्पेस चाहिए कि वो अपनी कूलिंग, जो हेल्थ केयर में जो कूलिंग प्रोवाइड होती है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ठीक है। अगर वहाँ पे कूलिंग से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो हमारी हेल्थ केयर जो है चरमरा जाएगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन में इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है।
फिर 28th सेशन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। तो और इंडिया ने ये साइन नहीं किया था। देखिए, एज इंडियाज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल गोइंग टू मीट डिमांड, सच अ कमिटमेंट कुड कॉम्प्रोमाइज हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंडिया ने क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन को नहीं साइन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और जो एक नेक्स्ट लास्ट आउटकम था वो क्या था, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। ग्लोबल मीथेन प्लेज ये COP26 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कम से कम कि COP26 कहाँ हुआ था, क्योंकि COP26 में ग्लोबल मीथेन प्लेज आई थी, ठीक है। COP27 कहाँ हुआ था, क्योंकि उसमें लॉस एंड डैमेज फंड आया था, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड आया था। और COP28 कहाँ हुआ है, ये तो चलिए हम लोग को पता ही है, UAE में आया है। और आपको ये भी याद रखना है COP29 कहाँ होगा, क्योंकि COP29 और 30 के बारे में भी बात हो चुकी है, ठीक है। 29 कहाँ होगा, तो 29 में क्या करना है, ज़्यादा बकबक नहीं करना है, ठीक है। हमने आपको याद कराया था, ज़्यादा बकबक नहीं करना है क्लाइमेट के लिए, बल्कि काम करना है, ठीक है। बकबक से क्या था, बक से याद रखेंगे, बकबक से तो बाकू, बाकू कहाँ की कैपिटल है, अजरबैजान की, ठीक है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। और COP30 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, ठीक है। COP30 जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल मीथेन प्लेज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या अनाउंस किया है, ये अनाउंस किया है $1 बिलियन न्यू ग्रांट्स फॉर फंडिंग प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस, ठीक है। मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने $1 बिलियन की जो है ग्रांट प्रोवाइड की है। यहाँ पे भी इंडिया पार्ट नहीं है, क्योंकि क्या होगा, इट शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन अ GHG विद लोअर लाइफ टाइम, ठीक है। और क्या है, मीथेन जो एमिट होता है इंडिया में वो बेसिकली राइस कल्टिवेशन और एंट्रिक फर्मेंटेशन से होता है, ठीक है, जो कि इफेक्ट कर सकता है स्मॉलर मार्जिनल फार्मर्स की लाइवलीहुड को। इसलिए मीथेन भी, ग्लोबल मीथेन प्लेज को भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली, आप एक बार फिर से इसको बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन इंडिया ने सिग्नेटरी नहीं है, ग्लोबल मीथेन प्लेज भी इंडिया जिसमें सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, शस्त्र रामानुजन अवार्ड से रिलेटेड। तो आपको बताना है हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ शस्त्र रामानुजन अवार्ड्स फॉर 2022 एंड 2023, ठीक है। तो 2022 और 2023 के शस्त्र रामानुजन अवार्ड्स किसको मिले थे, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूंकिंग टैंग और रुइजैंग जैंग को, सेकेंड ऑप्शन है जॉन स्मिथ एंड सेरा डेविस, थर्ड ऑप्शन है जॉन स्मिथ एंड यूंकिंग टैंग, और लास्ट ऑप्शन है रुइजिंग जैंग और सेरा डेविस। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूंकिन टैंग और रुइजिंग जैंग को, ठीक है। यूंकिन टैंग को कब मिला था, 2022 में मिला था, और रुइजिंग जैंग को कब मिला था, 2023 में मिला था, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो है मैथमेटिक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने वाले जो मैथमेटिशियंस हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, शस्त्र जानते हैं ना, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, वेपन्स। तो वेपन्स को पहले क्या किया गया, टांगा गया, ठीक है, टांग लिया गया, ठीक है, अपने पे टांग लिया गया। फिर जब इनका काम खत्म हो गया तो इनको हैंग कर दिया गया, मतलब वॉल पे हैंग कर दिया गया, ठीक है। तो पहले अपने साथ टांग लिया गया, फिर इनको यूज़ किया गया, और फिर जब इनका काम खत्म हो गया तो हैंग कर दिया गया, ठीक है। टैंग हैंग, ठीक है, टैंग हैंग। तो टैंग कब है, टैंग 2022 में है, ठीक है। टैंग को 2022 में मिला था, और 2023 में किसको मिला था, हैंग को। हैंग से क्या है, रुजियांग जैंग, ठीक है। हैंग ये देखिए लास्ट में है ना, हैंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, शस्त्र को पहले यूज़ करना था, इसलिए अपने साथ टांगा, टांगा TNG, टांग लिया अपने साथ, और उसके बाद क्या किया, हैंग कर दिया वॉल पे जब उसका यूज़ खत्म हो गया। तो पहले टैंग आ रहा है, तो 2022 में टैंग को मिला था, और बाद में 2023 आया तो उनको हैंग को मिला था। हैंग से याद रखिएगा जैंग, ठीक है, रुइजिंग जैंग, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इज सेट टू बी द चीफ गेस्ट एज इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन इंडिया। तो इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कहाँ के चीफ गेस्ट आएंगे, चीफ गेस्ट कौन रहेंगे, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चांसलर एंजेलिना मार्कल, सेकेंड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, थर्ड ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रॉन, और लास्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है चीफ गेस्ट रहेगा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में न्यू दिल्ली में। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और ये इंडिया के चीफ गेस्ट रहेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में, ठीक है। याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रॉन, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इमर्ज विक्टोरियस इन रिसेंटली कंक्लूडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस। तो अभी हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हुए थे, तो आपको बताना है उसमें किसकी जीत हुई है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ब्रिजभूषण, सेकेंड ऑप्शन है अनीता शेरॉन,
थर्ड ऑप्शन है संजय सिंह और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने बलबीर सिंह। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संजय सिंह। ठीक है, संजय सिंह जो है इलेक्शन जीत चुके हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और किसको हराया है, तो अनीता शेरॉन को हराया है। ठीक है, याद रखिएगा अनीता शेरॉन को ये हराया है। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में किसको हराया गया था, संजय सिंह ने किसको हरा के ये जीता था, तो आपको याद रखना है अनीता शेरॉन को हरा के संजय सिंह ने ये जीता है। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, तो ये यूपी रेसलिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूपी रेसलिंग एसोसिएशन के ये वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, कौन, संजय सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड। तो आपको बताना है हाउ मेनी एडिशनल इंडिविजुअल्स डज गवर्नमेंट प्लान टू इनकॉर्पोरेट इनटू ABPMJ हेल्थ स्कीम बाय जनवरी 26। ठीक है, तो सरकार के अनुसार 26 जनवरी तक कितने एडिशनल लोगों को इंक्लूड कर देना है आयुष्मान भारत योजना में। ठीक है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 150 मिलियन, सेकेंड ऑप्शन है 200 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है 250 मिलियन और लास्ट ऑप्शन है 270 मिलियन। ठीक है, तो कितने लोगों को इंक्लूड करना है 26 जनवरी तक किसमें, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, ये तो हेल्थ स्कीम है, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 270 मिलियन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये स्कीम रिलेटेड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो 270 मिलियन जो है एडिशनल लोगों को इंक्लूड किया जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ठीक है, कितने लोगों को, 270 मिलियन को। ठीक है, अब हम लोग अगली स्लाइड में आयुष्मान भारत के बारे में कुछ देख लेते हैं, जन आरोग्य योजना के बारे में कुछ चीज़ें जो है देख लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम लोग एकदम एक्यूरेसी के साथ उसको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी, तो आपको पता होगा ये 2018 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कब लॉन्च की गई थी, 2018 में लॉन्च की गई थी। किस लिए लॉन्च की गई थी, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आई थी उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई थी। ठीक है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की गई थी जिसके कारण ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 5 लाख पर फैमिली तक जो है सम इंश्योर्ड है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल का खर्चा आता है 5 लाख पर फैमिली तक तो उसको सरकार वहन करेगी। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये सेकेंडरी केयर के लिए। ठीक है, प्राइमरी केयर के लिए नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी केयर के लिए है और टर्शियरी केयर के लिए। ठीक है, टर्शियरी केयर के लिए। ठीक है, किसके लिए है, प्राइमरी केयर के लिए नहीं है, सेकेंडरी केयर के लिए और टर्शियरी केयर के लिए। और ये कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस है। ठीक है, कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस टू सर्विस है इसमें। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कैश नहीं देना है, आपका एक कार्ड बन जाएगा या आपसे कोई भी ऐसा होगा अगर आप एंटाइटल्ड हैं तो ये कैशलेस आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा जाएगा। ठीक है, और ये किसको बेनिफिशियरीज इसमें कौन कौन से होंगे, तो ये एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है और इसके बेनिफिशियरीज जो है आइडेंटिफाई किए जाएंगे बाय लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, ये वैसे डेटा जो है 2011 में ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होगा उसमें जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, वो लाभार्थी होंगे। ठीक है, फंडिंग कैसी है, फंडिंग है 60-40 की। ठीक है, मतलब क्या है, ये स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो 60-40 की है फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर। ठीक है, जिन स्टेट्स और यूटीज में अपने लेजिस्लेचर होंगे उसमें 60-40 का रेशियो होगा। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 90:10 का होगा। और सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर होगी 100%। ठीक है, जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है उनमें 100%, जिन यूटीज में लेजिस्लेचर है उनमें जो है सरकार सिर्फ 60% देगी। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स हैं उसमें कितना सरकार देगी, 90% सरकार देगी। ठीक है, तो 60% कहाँ देगी सरकार, जहाँ पे स्टेट्स में और यूटीज़ में जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेचर है। ठीक है, 90% कहाँ देगी, नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज़ में, और 100% कहाँ देगी, उन यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे आयुष्मान भारत की बात कर ली और ये भी देख लिया पिछली वाली स्लाइड में कि कितने एडिशन किए जाने हैं, तो 270 मिलियन एडिशंस किए जाने हैं बाई 26 जनवरी 2024। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग ने बैकग्राउंड देख लिया और वो वाले में हम लोग ने करंट अफेयर्स देख लिया था जो भी इस योजना से रिलेटेड टारगेट था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
साथियों, यहाँ से अब हम लोग बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अगर आप में से कोई भी है जो कि बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो यहाँ से वीडियो ड्रॉप करके जा सकता है, अपना कुछ और रिवाइज वाइज कर सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ बने रहे। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड। तो अभी आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस जारी किए हैं रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए, जहाँ पे डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है पहले क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट्स इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स बाय ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है और अगर उसकी डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है, तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, तो उनको अपना इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट फंड में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कब तक लिक्विडेट कर देना है। किस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में? जिसमें डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 15 डेज में, सेकेंड ऑप्शन है 30 डेज में, थर्ड ऑप्शन है 60 डेज में, और लास्ट ऑप्शन है 90 डेज में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 30 डेज। और फॉलो अप एमसीक्यू उसी चीज़ से रिलेटेड है आपके सामने। व्हाट कॉन्सिक्वेंस विल रेगुलेटेड एंटिटीज फेस इफ दे फेल टू लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। ठीक है, तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं क्या चीज़ें फेस करेंगी अगर वो फेल कर जाती है लिक्विड अपना जो इन्वेस्टमेंट है लिक्विडेट करने में। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में किया है, जिनके डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर रेगुलेटेड एंटिटीज़ अपने जो है इन्वेस्टमेंट्स उसमें से लिक्विडेट नहीं करते हैं, तो क्या प्रोविजंस होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, क्या उसमें से कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा उस चीज़ का। सेकेंड ऑप्शन है 50% प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है 75% प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट ऑप्शन है 100% प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो साथियों इसका सही आंसर है 100% प्रोविजन ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 चीज़ें देख ली कि क्या करना है। 30 डेज में जो है रेगुलेटेड एंटिटीज़ को 30 डेज में रेगुलेटेड एंटिटीज़ को अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर देना है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो जितना भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने रेगुलेटेड एंटिटीज़ ने डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट वाले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में किया है, उसमें क्या करना है 100% प्रोविजन कर लेना है उसका एज लॉस। ठीक है, एज लॉस। ठीक है, अब हम लोग सारी बातें देख लेते हैं जो भी आरबीआई ने रेगुलेशंस दी हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग बात करते हैं, आपको पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं। मान लीजिए ये है कोई एक कंपनी है ए। ठीक है, ये एक कंपनी है, ये बैंक है। ठीक है, ये एसबीआई बैंक है मान लीजिए। ठीक है, एसबीआई बैंक है। ठीक है, और एक और कंपनी है यहाँ पे सी। ठीक है, ये सी कंपनी है। ठीक है, ये ए कंपनी है, एसबीआई ने इनको लोन दिया, मान लीजिए 100 रुपये का लोन दिया। ठीक है, 100 रुपये का लोन दिया। ठीक है, 100 रुपये का लोन दिया इनको। ठीक है, और यहाँ पे ये कंपनी सी है, ये क्या कर रही है, ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप कर रही है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप कर रही है, जो किस में इन्वेस्ट करेगा, जो इसी कंपनी ए कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जो ऑलरेडी बोरोवर है किसके, एसबीआई के। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुई सी से ए की ओर, उसको डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, एक तो ऑलरेडी ये बोरो कर रखे हैं एसबीआई से 100 रुपये, फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो सी ने बनाई है, किस में इन्वेस्ट करने के लिए, ए में ही इन्वेस्ट करने के लिए बनाई है। तो ये एसेट भी क्या हो गया, ये एसेट जो था 100 रुपीज़ का जो बोरोइंग थी, ये भी जो है रिस्की हो गई, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जो भी फंड इनमें इन्वेस्ट किया गया, वो भी जो है क्या हुआ, वो भी रिस्की हो गया। ठीक है, तो एसबीआई, और मान लीजिए कोई बैंक है, मान लीजिए पीएनबी है। ठीक है, मान लीजिए पीएनबी है, और उसने भी सी के जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसमें क्या किया है, उनमें इन्वेस्ट किया है। तो यही बोला जा रहा है कि पीएनबी को जो भी अपने ये फंड, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, कंपनी सी का, जिसकी डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जिस कंपनी की डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है, किसकी, ए की, किसके पास, एसबीआई के पास। ठीक है, तो उन कंपनीज में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विडेट कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि मान लीजिए यही कंपनी है, हम लोग ने अभी बात की थी, ए कंपनी है, ये ऑलरेडी बोरोवर है किसके, एसबीआई के, एसबीआई से 100 रुपये ले रखे हैं। ठीक है, फिर यहीं पे कंपनी एक और आती है, नई कंपनी सी, वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है सेटअप करती है, किस में इन्वेस्ट करने के लिए, ऑलरेडी बोरोड मनी में, मतलब ऑलरेडी बोरोवर, जो एक बोरोवर है, ए जो बोरोवर है, उन्हीं के कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी 100 रुपये रखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी 100 रुपये ले रखे हैं। अब मान लीजिए सी ने
₹50 का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप किया, ठीक है। और ये ₹50 जो है ये भी कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ये भी ए में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ₹100 का इनके ऊपर बोझ है, ठीक है, ऑलरेडी लोन है इनके ऊपर ₹100 का, और ये ₹50 और ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ₹100 भी रिस्की हो गया और ये ₹50 रिस्की हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पीएनबी बैंक है, ठीक है। पीएनबी बैंक ने मान लीजिए ₹10 इनमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, कहाँ पे, सी में, ठीक है, सी में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। और ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये ए में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे एंटिटीज़ मतलब ऐसे पीएनबी जैसे बैंक्स को जिन्होंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनको ये बोला गया है कि आप अपना भी जो भी ₹10 आपने जो भी दिया है उसको आप लिक्विडेट कर लीजिए 30 दिन के अंदर, ठीक है। और अगर आप लिक्विडेट नहीं कर पाते हैं तो आपको 100% ये मान लेना पड़ेगा कि ये लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो 100% प्रोविजन हो जाएगा ₹10 का, ठीक है। तो ये मामूली भाषा में हमने आपको यही समझा दिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं। वैसे हमने आपको पूरी तरीके से कोशिश की है समझाने की डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और इसी के चलते एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स भी किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई ने क्या रेगुलेटेड एंटिटीज़ को निर्देश दिए हैं। तो आरबीआई ने ये बोला है कि कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी है जैसे बैंक, एनबीएफसीज या अदर कोई लेंडर्स नॉट टू इन्वेस्ट इन एनी स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्टफ्स इन्वेस्टमेंट फंड विच हैज़ डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स इन डेटर कंपनी, ठीक है। तो डेटर कंपनी यहाँ पे कौन थी, ए थी, ठीक है। और सी क्या कर रही थी, इसी में इन्वेस्ट करने वाली थी, ठीक है। और पीएनबी ने ऑलरेडी इसमें ₹10 दे रखा था, तो इसी के लिए मना किया गया है कि इनमें ऐसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करें जहाँ पे डेटर का जो है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। डेटर कंपनी में डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या निर्देश दिए गए थे, यहाँ पे दिया गया है, डायरेक्टिव दिया गया है कि रेगुलेटेड एंटिटीज मस्ट लिक्विडेट इन इन्वेस्टमेंट विद इन 30 डेज, ठीक है। तो 30 दिनों के अंदर अपना जो भी ₹10 हमने आपको बताया था पीएनबी में दिया है उसको लिक्विडेट कर देना है। और अगर ये नहीं हो पाता है 30 दिन के अंदर तो 100% प्रोविजन बना लेना है कि ये है ये लॉस में जा सकता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ₹10 जो है लॉस में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब बातें थी। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सीएमडी ऑफ द ईयर अवार्ड विद मिनी रत्न कैटेगरी एट 13th पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड्स, ठीक है। तो पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड में सीएमडी ऑफ द ईयर किसको मिला है, किसको ऑनर किया गया है इस अवार्ड से, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रदीप कुमार दास, ऑप्शन बी अनिल पटेल, ऑप्शन सी नेहा सिंह, और लास्ट ऑप्शन है आपका सुरेश सिंह, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सीएमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो किसको मिला है। तो साथियों इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार सिंह था आपको, ठीक है। इनको सीएमडी ऑफ द ईयर दिया गया है। और ये किसके सीएमडी हैं, तो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के ये सीएमडी हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्रदीप कुमार दास साहब को, ठीक है। प्रदीप कुमार दास साहब को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, सीएमडी ऑफ द ईयर, ठीक है। सीएमडी ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो प्रदीप कुमार दास साहब को ये मिला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी लॉन्च्ड वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड इन पार्टनरशिप विद एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड एनपीसीआई, ठीक है। तो वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद एनएसडीएल बैंक एंड एनपीसीएल, ठीक है, एनपीसीआई सॉरी, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है कैश फ्री सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है पे क्राफ्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है ओपन सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और लास्ट ऑप्शन है अज्योर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड जो है वो ऑप्शन बी पे क्राफ्ट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पे क्राफ्ट सोल्यूशन ने क्या लॉन्च किया है, वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कॉर्पोरेट पे क्राफ्ट याद रखिए, कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट जो है अपने क्राफ्ट से पे करेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट जो है क्राफ्ट से पे करेंगे तो पे क्राफ्ट, ठीक है। कॉर्पोरेट क्या करेंगे, क्राफ्ट से पे करेंगे तो पे क्राफ्ट सॉल्यूशंस ने वन नेशन कॉर्पोरेट कार्ड लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉर्पोरेट कैसे पे करेंगे, तो अपने क्राफ्ट से पे करेंगे, क्राफ्ट पे मतलब पे क्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने,
हु हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू एक्सटेंड देयर टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो किसके एग्जीक्यूटिव, कौन वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनके टर्म को आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। कहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो आईसीआईसीआई बैंक के वो कौन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनको आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है उनका टर्म एक्सटेंड करने के लिए। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चंदा कोचर, सेकेंड ऑप्शन है संदीप बत्रा, थर्ड ऑप्शन है आदित्य पुरी और लास्ट ऑप्शन है शिखा शर्मा, ठीक है। ठीक है, तो इन चारों में से वो कौन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईसीआईसीआई बैंक के जिनके टर्म को एक्सटेंड करने के लिए आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संदीप बत्रा साहब, ठीक है। तो संदीप बत्रा साहब को जो है अप्रूवल मिल गई है टू कंटिन्यू एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम दिसंबर 2023 23 ऑफ दिसंबर 2023 टू दिसंबर 22 2025, ठीक है। तो याद रखिएगा आइस बहुत डीप है, ठीक है। आइस से याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक और डीप से याद रखेंगे डीप, ठीक है, संदीप बत्रा, ठीक है। तो एक तरीके की हैक है, अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा, हमको हैक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए कि आइस बहुत डीप है, ठीक है। आइस क्या है, आइस बहुत डीप है, डीप से याद रखेंगे संदीप, ठीक है। संदीप बत्रा साहब को जो है ये उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक, ठीक है। आइस से आईसीआईसीआई, डीप से संदीप, ठीक है। डीप से क्या है, सैंड डीप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है अरुणाचल स्टेट टूरिज्म बोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, थर्ड ऑप्शन है स्टेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और लास्ट ऑप्शन है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एसएचजी ऑपरेशन जो है स्टेट के उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उनको बैंकिंग सर्विसेज देगा, ठीक है। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, आपको पता होगा ना, छोटा सा ग्रुप होता है 15-20 लोगों का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, मेनली फीमेल बेस्ड होता है, तो जो वहाँ पे लोकल अपनी लोकल टैलेंट, लोकल क्राफ्ट्स को यूज़ कर करके जो है ये लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने किसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल ने किसके साथ किया है, एसबीआई के साथ किया है, ठीक है। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो साथियों यहाँ पे हमारा 23 दिसंबर 2023 का ये सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, आपको ट्रिक्स कैसी लगी, आपको स्टैटिक नॉलेज कैसी अच्छी लगी, कैसे डिलीवरी की गई, आपको कैसा लगा, ये सब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम लोग बताइएगा। और कुछ भी कमी हो, कुछ भी क्रिटिसाइज़ करना हो, कुछ भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसी के अनुसार हम लोग अपना जो है आने वाले वीडियोज़ उन्हीं तरीके से क्राफ्ट करेंगे, उन्हीं तरीके से आप ही लोग के तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्योंकि आप ही लोग को देखना है और आप ही लोग को नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या ही मतलब है इस पूरे वीडियो सेशन का, ठीक है साथियों। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे 24 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के साथ। और अगर आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस के डेली क्विज़ेस सॉल्व करने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है साथियों। कल फिर मिलेंगे, खूब मेहनत करते रहिए, पढ़िए, आने वाला साल आप ही का है, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।